बड़ा पैनल हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गया है। सतीश सरीन जी जो कि बीजेपी नेता है, राधेश्याम तंवर जी जो कि कांग्रेस विचारक है, भंवर सिंह जी जो कि लेफ्ट से नेता है, शंकर अग्रवाल जी जो कि टैक्स सलाहकार हैं, और अभिनव राजवंशी जी हैं टैक्स सलाहकार, कोठारी जी भी हैं टैक्स सलाहकार भी कह सकते हैं आप, अर्थशास्त्री भी कह सकते हैं, सलाहकार में ही आ गए आप, अर्थशास्त्री भी आ गए। तो अब शुरुआत करती हूँ, तो बीजेपी से शुरुआत करूंगी। आप सरीन साहब, आप तो पूरे नंबर देंगे, प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं, लेकिन सर ये होगा कैसे? एक सवाल सबके जहन में, क्या योजनाएं होती हैं, एक सोच होती है, लेकिन सोच को धरातल पर उतारना बहुत बड़ा काम हो जाता है, उसके लिए कैसे तैयार? देखिए, बजट हमेशा योजनाएं होती हैं, लेकिन उसको धरातल पे उतारना, ये बीजेपी का आपने ट्रैक रिकॉर्ड देखा है। बीजेपी ने जो बोला है, चाहे अपने घोषणा पत्र में बोला है, चाहे उसके बाद बजट में बोला है, उसको पूरा किया है। और ये भी कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट होता है मैडम, देखिए उसमें समय लगता है। अच्छा। चाहे वो आप वेयर हाउसिंग की बात करें, एक दिन में ओवरनाइट कुछ नहीं बनता है, हर काम के लिए समय चाहिए। और जो जो इस बजट में बोला गया है वो आप देखिएगा, जो जो जिस साल तक बोला गया है उस साल तक पूरा होगा। अच्छा, एक मैम छूट गई, दीपिका जी छूट गई। दीपिका जी भी यहाँ पर टैक्स सलाहकार है, लेकिन टैक्स पर सबकी निगाहें थी। दीपिका जी, आपसे शुरुआत कर लेती हूँ। खासतौर पर महिलाओं की नजर थी कि शायद उनको कुछ अलग से यहाँ पर रियायत मिले, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, जो लगातार ऐसा देखने को मिल रहा है जितने भी बजट आ रहे हैं। लेकिन इस बजट को लेकर बहुत कंफ्यूजन की सिचुएशन रही, स्टार्टिंग से लेकर अब तक हम उसको समझने की भी कोशिश कर रहे थे कि ये 5% वाला मसला क्या है, कि 5 लाख तक का जो स्लैब है, 2.5 से 5 लाख, उसमें 5% है या निल है, कैसे मिलेगी राहत? और ये घुमाकर कान को दूसरी तरीके से पकड़ने की बात क्या हो गई कि एक तरफ यूथ को आप खर्चा करने के लिए भी मोटिवेट कर रहे हैं कि वो सेविंग नहीं करे, तो ये स्लैब जो चेंज है, जो नया प्रावधान है वो उनके लिए है, दूसरी तरफ आप पुराना भी विकल्प अपना सकते हैं। तो क्या वो जो एक सर्टेन एज 30+, 35+ जो इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं, उन दोनों को साधने की कोशिश की मार्केट में पैसा भी आए, और दूसरे लोग जो हैं, जो सेफ्टी के लिए जो घर वगैरह ले चुके हैं, EMI चुका रहे हैं, उनके लिए भी एक सहूलियत रहे? देखिए, मैं इस स्टेप को गलत नहीं मानती हूँ। उसका रीजन एक आप देखिए कि जो सेक्शन 80C है वो एक लिमिट, अपने चैप्टर 6A के जितने भी वो प्रोविजंस हैं, दे आर लिमिटेड टू अ सर्टेन एक्सटेंट। आप LIC के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप स्पेसिफिक हो गए अपने इन्वेस्टमेंट को लेके, तो जरूरी नहीं है कि मैं वो इन्वेस्टमेंट करना चाहूँ। आज के यूथ का दिमाग देखें तो मैं चाहूँगी कि इन्वेस्टमेंट उस दिशा में हो जिस दिशा के अंदर मैं करना चाहती हूँ, इसलिए नहीं कि मेरे को टैक्स सेविंग करनी है। सो दे हैव लीव देम ओपन, ओके फाइन, आपको जहाँ टैक्स सेव करना है आप वहाँ पे टैक्स सेव कर सकते हैं और आप अपना पैसा बचा सकते हैं। जिसको बचाना होगा वो हर हाल में बचाएगा, जिसको नहीं बचाना वो कैसे भी नहीं बचाएगा। ठीक है, एक और गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, दीपेंद्र लोनीवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, होटल उद्यमी हैं। शुरुआत जिस तरीके से सतीश जी आपके साथ की गई और आपने कहा कि बीजेपी जो कहती है वो करती है, सर याद होगा कि 5 साल पहले कहा गया था कि राजस्थान में आदर्श गांव बन जाएंगे, हर सांसद बना देंगे। सर कितने आदर्श गांव? देखिए, हर सांसद को आदर्श गांव का, पूरे देश में, राजस्थान क्या पूरे देश में हर सांसद प्रधानमंत्री ने खुद शुरुआत की थी, देश में ही कितने आदर्श गांव कार्य हो रहे हैं। कोई भी, मैंने आपको बोला, हर चीज के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। सर ये सवाल मैंने इसलिए किया क्योंकि हर चीज का एक टाइम होता है। अगर एक गांव को आप आदर्श 5 साल में नहीं कर पा रहे हैं, तो यही बता दीजिए जो बजट एग्जीक्यूट करने की बात आ रही है उसको कितने सालों में करेंगे? देखिए, आदर्श गांव की जो योजना है वो किसी भी MP के बजट से होती है, उसमें उतना बड़ा बजट नहीं होता है जितना कि बजट अपने जो यूनियन बजट में होता है। बड़ा होता है, उसकी पॉपुलेशन भी, पर उसका भी MPs की भी एक लिमिटेशंस है, उसमें बहुत बड़ा बजट नहीं होता है, तो वो धीरे धीरे समय पे होने वाली चीजें हैं। ठीक है सर, दूसरा सवाल मेरा आपसे, कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं सर, मैं जानता हूं अभी 4 साल हो रहे हैं, हो सकता है उसमें आदर्श गांव बन जाए। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये कि देश की अर्थव्यवस्था नीचे गिर रही, GDP नीचे गिर रही है, तो ये बताइए सर, जो बजट बना है और उसमें कितने % का आपने इजाफा कर दिया हर बजट के अंदर, पैसा कहां से आया? देखिए, पहली बात तो ये आर्थिक मंदी पूरी वैश्विक है देश की। इन्होंने जब अभी आपने सुना होगा, आज हमारी वित्त मंत्री ने बोला कि 10% अनुमानित बढ़ोतरी होगी, ग्रोथ होगी। GDP 10% के हिसाब से 10% जो अभी है उससे 10% ग्रोथ, तो बहुत मतलब वो भी स्लो चल रहे हैं, बहुत ज्यादा ये नहीं है कि हमने आपको बता दिया है कि हम 100% GDP में ग्रोथ कर देंगे। 2019 के बजट से 2020 का बजट कितने % ऊपर है? देखिए, 2019 के बजट में जो कमी, क्योंकि वो इंटरिम बजट था, उस बजट में पूरा साल नहीं था, 18 का लगा लेते हैं सर, कोई बात नहीं, क्योंकि इजाफा तो बम्पर होता है। देखिए, 18 के बजट में और आज के बजट में फर्क है। आज हम वैश्विक मंदी से गुजर रहे हैं, उस टाइम पे वैश्विक मंदी अभी इतनी नहीं थी देश में। सर लेकिन उसके बाद भी तो बजट बढ़ाना, इसको समझना चाहते हैं राजेश कोठारी जी। सर बजट को इस तरीके से बढ़ा दिया जाता है जैसे पैसा कहीं से भी आ जाएगा, और उसके बाद फिर सारी योजनाएं जो हैं वो जो हाल उनका होता है हर कोई जानता है। क्या इस बजट में भी आपको ये दिखाई दिया कि वैश्विक मंदी के बावजूद, 5% की अर्थव्यवस्था के बावजूद
बजट में बहुत ज्यादा इजाफा किया गया। इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहूंगी, मेरा सवाल इसी से मिलता जुलता है। कोठारी जी, थोड़ा सा तो इंक्रीज देखते ही हैं, हर बजट से बजट आप जाते हैं तो बढ़ता ही है। अब यहाँ पर जो सिचुएशन है उसके हिसाब से क्या फिजिकल डेफिसिट जो है आपका राजकोषीय घाटा, उसको आपने थोड़ा साइड किया है, थोड़ा साइड किया क्या उसको? मैं अपनी बात देखिए, हाँ। सिर्फ कुछ दिन पहले मैं पढ़ा करता था, सुना करता था और बच्चों को पढ़ाया करता था, भारत विश्व की तीसरी तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। हाँ। और आज मुझे मालूम Top चला 5 की हम बात 5वें हो नंबर पे पहुंच गए। 5वें नंबर पे, हाँ। 9.5% की ग्रोथ रेट थी, सतीश एग्री करेंगे मेरे को, आज हम 2.5% ग्रोथ रेट के ऊपर है। ठीक है, ना शर्म है, ना रिग्रेट है, ना पश्चाताप है। लेकिन कोठारी साहब, इसमें चाइना का भी जिक्र कर लीजिए सर, उनकी भी तो गिरी है जो सबसे ज्यादा। अगर अमेरिका पूरे, अगर आप एक पूरे आर्थिक उसको देखिए वैश्विक, तो उसमें तीन कंट्री हैं, अमेरिका, चाइना और इंडिया, जिनकी सबसे ज्यादा शेयरिंग होती है। उसमें चाइना भी तो स्लो डाउन में आया है। छोड़िए हाँ। मैं अपनी बात कर लूं, फिर आपके पूरी इतना सुनूंगा। भारत विकासशील राष्ट्र से लो इनकम राष्ट्र की श्रेणी में आ चुका है। ये है वर्ल्ड बैंक का लेटेस्ट रिपोर्ट। अब मेरा दोस्त कौन है? पाकिस्तान। आओ साथ चले, तंजानिया साथ चले। ये है हमारी आर्थिक उपलब्धि। सरकार अगर पारदर्शिता से आती, ऑनेस्टी के साथ में आती, ये कहती भैया 18-19 के बजट में हमने ये आपसे वायदा किया था, ये लीजिए मेरा स्कोर कार्ड। ठीक है, इंतरिम बजट में हमने आपसे ये वायदा किया था, ये लीजिए मेरा स्कोर कार्ड, तो मैं खुश होता कि सरकार में पारदर्शिता बची हुई है। क्या किया हमने? कोई भी राष्ट्र 3 चीज से चलता है, बचत, निवेश एवं रोजगार। ये टैक्स तो बहुत दूर की चीज है, सरचार्ज और भी दूर की चीज है। अरे इनकम ही नहीं है, आप क्या टैक्स में कंपाउंड नहीं कराओगे, क्या सिंप्लीफाई कराओगे, क्या एटीसी और क्या एटीडी और क्या एटीआर के बेनिफिट मेरे को दोगे? यही बात तो पहली जरूरत मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ना तो बचत बढ़ी, ना निवेश के अवसर मिले, और रोजगार तो आप जानते ही हैं, 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी हम लोग झेल रहे हैं। जो लोग कहते हैं भारत वैश्विक मंदी का हिस्सा है, मैं उनसे बिल्कुल असहमत हूँ। क्यों असहमत हूँ? 2008 के अंदर भी वैश्विक मंदी थी, भारत महफूज था, सुरक्षित था, क्योंकि हमारे देश में आज शायद हम सब लोग एक सैलरी क्लास या अर्निंग करते हैं, चाहे ना चाहे 30% से 32% सेविंग हम लोग हर साल करते हैं अपनी इनकम का। वो LIC के जरिए करें, वो सोना खरीद के करें, वो घर में कैश रख के करें, वो हम करते हैं। वो आज बजट सरकार ने खत्म कर दी है। सो जब बचत नहीं है तो निवेश कहां से होगा? आज भी वही हम आज कहां देख रहे हैं? हाँ। अमेरिका इन्वेस्टमेंट करेगा, मोदी जी पूरी दुनिया घूम आए, वर्ल्ड लीडर बन गए, हेड्स ऑफ विजडम, पर 1 रुपया मार्केट में भी आया नहीं है, क्योंकि आपका मेक इन इंडिया अब क्या हो गया? असेंबल इंडिया। ठीक है। इसी पे शंकर जी आपसे भी सवाल है कि मेरी बात पूरी नहीं हुई है, आप सुन लीजिए मेरी बात। आपने बताया। हाँ। तीसरी बात आप समझने की कोशिश करेंगे कि जिससे रोजगार बढ़ सकते थे वो सरकार ने छुआ नहीं है। किसानों को एक बार फिर हमने बरगलाने की कोशिश करी है। सरकार में ऑनेस्टी होती, सरकार ये कहती आपकी जो भी उपज है मैं खरीदूंगा, मैं मींस गवर्नमेंट खरीदूंगा, आपको किसी साहूकार के भेजने की जरूरत नहीं होती है। हमने लंबे चौड़े इसको लाभ दे दिए, अब तुम ऑर्गेनिक खेती करो, तुम सोलर प्लांट लगाओ। अरे खेती वैसे ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र होता जा रहा है, और सरकार उसको आश्वस्त करती है कोई बात नहीं, तुम्हारा नुकसान मेरा नुकसान है। जैसे मैंने मोदी का, माल्या का या 3,40,000 करोड़ के जो लोन वेव ऑफ करे मैंने NPA के अंदर, तुम्हारा भी हम वेव ऑफ कर देंगे, तुम चिंता मत करो, कम से कम तुम गेहूं तो पैदा कर रहे हो। ये सरकार को समझना शंकर साहब, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि इतना सारा लोन आप माफ कर दें इस सिचुएशन में? पहली बात तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, ये बात बिल्कुल ही गलत है। 100% कि किसी का भी लोन वेव किया है, लोन किसी का भी वेव नहीं किया। NPA के बाहर गए वो तो NPA में डाल देते हैं और रिकवरी वो राहुल गांधी भी बार बार सारे देश भर में घूमते हैं, मित्रों का जो है लोन माफ कर दिया, अपने मित्रों का, उद्योगपतियों का लोन माफ कर दिया, वो भी नहीं समझते हैं इस बात। रिकवरी हो रही है ना सर, भगोड़ा घोषित करके वो पूरा एक्ट लेकर उसके लिए काम कराया गया। कुछ रिकवरी हो रही है, पहली बार फॉरेंसिक ऑडिट हुई है। बैंक की एक प्रोसेस है कि जब किसी आदमी का लोन दो इंस्टॉलमेंट उसकी अगर नहीं आती है तो हम भी ऑडिट करने जाते हैं, तो उसको NPA में डाल देते हैं ऑटोमेटिक। आजकल तो कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया, ऑटोमेटिक चला जाता है, हमें डालने की जरूरत नहीं। जब मैनुअल होता था तो हम डालते थे जाकर के, तो वो NPA में चला जाता है। NPA में जाने का मतलब ये नहीं है कि वो हमने वेव ऑफ कर दिया। NPA में जाने का मतलब ये है कि उनके खिलाफ में जो है सूट फाइल करना, ठीक है। बाबर जी वापस आएंगे। छोटे से ब्रेक करते हुए आपकी जेब पर भार भी
डालने वाला है। बिल्कुल विजेंद्र, हम जो बात कर रहे थे एक बार फिर से आना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मोबाइल के दाम यहाँ सस्ते भी हो रहे हैं और उसको यहाँ पर शंकर साहब बढ़ाने की बात कही जा रही है। एक्सपोर्ट हब के तौर पर हर जिले को विकसित करने की बात कही जा रही है। क्या ये पॉसिबल है? अगर है तो कितना टाइम लगे? क्योंकि इसमें एक सच कोई टाइम ड्यूरेशन या डेडलाइन नहीं दी गई है। क्योंकि अगर ये हो गया तो वाकई में रोजगार अपने आप बहुत आ गया। देखिए, सारे बजट का ओवरऑल एनालिसिस कर लें, उसमें किसानों को 283 करोड़ रुपए का 2.83 करोड़ रुपीस का एलोकेशन किया है किसान, गरीब और एग्रीकल्चर के ऊपर, जो पिछले बजट की बजाय 45,000 करोड़ रुपए ज़्यादा है। मेरा मानना ये है कि जब तक ग्रामीण व्यवस्था आपकी ग्रामीण क्षेत्र में, जैसे पहले नरेगा के थ्रू बहुत पैसा जाता था, वहाँ नहीं जाएगा तब तक खुशहाली नहीं आएगी। तो ये जो 45,000 करोड़ रुपए एडिशनल जो गाँवों में जाएगा, निश्चित रूप से उससे खुशहाली आएगी। 100 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करेंगे, उससे निश्चित रूप से रोजगार बढ़ेंगे। मेरे को इस सारे बजट के अंदर कोई ऐसी बुराई नहीं लगती है, एक्सेप्ट वन थिंग इज कि ये जो आपने जो नया स्लैब और पुराना स्लैब किया है, तो मेरा मानना ये है कि आज हिंदुस्तान में कोई 2,000 रुपए, 3,000 रुपए, 5,000 रुपए महीने का भी व्यक्ति कमाता है तो वो 500 रुपए अपने अच्छे बुरे समय के लिए बचत करके रखता है। और हमारे हिंदुस्तान की इकोनॉमी आज तक जो स्टेबल है, उसका कारण मैं बार बार मैं यहाँ इस मंच पे भी बोलता रहा हूँ कि हमारी यहाँ की इकोनॉमी बचत बेस इकोनॉमी है, सेविंग्स पे, बाकी देशों की इकोनॉमी बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर दो धाराएं हो जाएंगी। ठीक, दूसरे देशों की इकोनॉमी बचत बेस इकोनॉमी नहीं है। वहां पर मान लो किसी की 10,000 रुपए इनकम है तो वो 10,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट और उसके हिसाब से पूरा खर्चा करके रखता है। अपने यहाँ ऐसा नहीं है, अपने यहाँ बचत बेस इकोनॉमी है। अब क्या है कि अगर कोई आदमी बचत करना चाहता है तो बचत के साधन ATC में और उसमें छूट मिलती है, वो छूट मिलती है तो वो सब खत्म हो गई है। तो वो नया जो स्लैब बनाया है, मेरा मानना है दोनों पे आपके पास विकल्प है। विकल्प है, पर आप एक मिनट मेरी बात सुन लें। विकल्प है, वो दोनों में जो भी कंपेयर करके कर लेगा वो कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पर उससे फर्क क्या, उससे फर्क पड़ेगा एक नेगेटिव रिमार्क कर रहा हूँ, फर्क उससे ये पड़ेगा कि जो लड़के नए जैसे मान लो आज लाइफ इंश्योरेंस में, IT सेक्टर में है, कोई ना कोई लगाते हैं और वो हमारे पास आते हैं कि साहब इतने रुपए बचत कर लो तो आपको इतने रुपए की छूट मिल जाएगी, इतनी छूट मिल जाएगी, वो कह करके, तो वहां पर एक माहौल ऐसा बन जाएगा, भले ही उससे बचत में फर्क न पड़े उनके, पर माहौल उस क्षेत्र में ऐसा बन जाएगा कि वो नए लोगों को रिक्रूट करेंगे नहीं और पुराने में भी कुछ कम करने की कोशिश करेंगे। मेरा मानना ये है। एक लाइन में जरा बताइए, दीपेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत देर से। एक मिनट बस, इसमें 1,000 करोड़ की जहां बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर एलोकेशन के लिए, मैं ये सरकार स्पष्ट तो करे कि कहां खर्च करेगी सरकार, कहां दिया है ये आप मेमोरेंडम देखो, उसमें है दीपेंद्र बजट तो बनेगा ही तब जब कहां से आएगा और कहां जाएगा ये प्रॉपर लिखा जोखा होगा। मैं बेसिक चीज है यार। एक बात कहना कि पढ़ते समय शायद जनता को पूरा अगर कुछ भी है वो दे देते हैं हिंट आइडिया। अगर एक रेल बजट को छोड़ दिया जाए तो आप अगर कहेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि बैंक को लेकर ये बहुत बड़ी चीज है कि बैंक बहुत लॉस में है। राजवंशी जी, बैंक के लिए क्या आप थोड़ा सा डिपॉजिट वाला जो कवर बढ़ा है उससे लोग फिर से बैंक की तरफ बढ़ेंगे, वो एक ट्रस्ट फिर से आएगा? 100% एग्री करता हूँ कि जो बैंक में एक इंश्योरेंस की लिमिट होती थी डिपॉजिट पे, वो 1 लाख से 5 लाख बढ़ाई है PSU बैंक के केस में, तो डेफिनेटली विश्वास बढ़ेगा। अभी PMC बैंक का सबने देखा है कितना अनफॉर्चुनेट है, 1-1 लाख से ज्यादा की गारंटी लेते ही नहीं था पहले बैंक, अब 5 लाख उसकी लिमिट करिए, लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बैंकों में पैसा भी आएगा। प्लस जो गवर्नमेंट है वो बैंक्स में कैपिटल इन्फ्यूज करेगी, वो भी है, तो उससे ओवरऑल इकोनॉमी में डेफिनेटली अच्छा एक इंजेक्शन, जिसको कह रहे थे इंजेक्शन, लगा दिया है। लिक्विडिटी की बात हो रही है, लिक्विडिटी होना बहुत लेकिन इसका फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने जिस तरीके से बोल दिया कि भाई 5 लाख तक आपका कोई पैसा नहीं है, उसे बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो आदमी जानबूझकर मजबूरी में सेविंग करता है, हाँ। अलग अलग जगह इन्वेस्ट करता है कि चलो ठीक है इस बहाने पैसा भी सेव होगा, टैक्स भी सेव होगा, लेकिन अब आपने उन चीजों को खत्म कर दिया। इसका खत्म नहीं, ये 2 तरीके से है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 2 तरीके से, कि एक तरफ आप फ्री है, आप पैसा खर्च करेंगे तो लिक्विडिटी बढ़ेगी, दूसरी तरफ सेविंग है, क्योंकि एक सर्टेन एज के बाद आपके मन में एक सिक्योरिटी है और एक सेविंग की बात आ जाती है। शायद मेरे ख्याल से ये दोनों ही चीजों को, 2 धाराओं को उन्होंने एक साथ ले जाने की कोशिश की है। दोनों के लिए 2 धाराएं साथ चलना जरूरी है। मेरा हाउसिंग लोन खत्म हो चुका है तो मैं हाउसिंग लोन की छूट नहीं ले रहा हूं। शायद ये रिक्वायरमेंट है अभी इकोनॉमिक्स की, आपके पास लिक्विडिटी भी हो और इधर सेविंग भी हो, दोनों चीजें हो, शायद पैरेलल चलनी बहुत जरूरी है। ठीक है, बैंक में ठीक है, वामदल के चश्मे से देश समझ लेते हैं, क्योंकि बाकी चश्मे सारे देख लिए होंगे, चश्मा लगा भी रखा है। वामदल का चश्मा इस बजट को लेकर क्या देखिए, ये जो बजट पेश किया है ये बहुत निराशाजनक है। पहली बात तो इनकम होगी 22 लाख। निराशा हुई कहां से? नहीं सुनिए ना, बताते तो जाइए, मैं बताता जा रहा हूं, बजट का आंकड़े दे रहा हूं। 22 लाख करोड़ इनकम है और 30 लाख करोड़ का खर्चा करेंगे। अम्मा के पास नहीं दाने चल रही है बुनाने,
30 लाख कहाँ से खर्च कर दोगे? 22 लाख अरे सर घाटा तो कभी कहाँ से देगा? घाटे का टारगेट कभी रखा क्या है? सुनिए सर, अच्छा सुन तो लीजिए एक बार सर, एक बार सुन लीजिए। अच्छा मुझे ठीक है, मुझे एक बजट ऐसा बता दीजिए स्टेट का या सेंटर का, स्टेट का सेंटर कोई भी बजट बता दीजिए जो इससे भंवर साहब इकोनॉमिक्स को बदल देंगे आप, तो बजट के प्रोसीजर को ही बदल देंगे आपके हिसाब से। सिटी बनाएंगे, पहले बोला था ना हमेशा रहता है उसका कभी सर बैलेंस शीट बनेगी ना। अच्छा भंवर साहब ये विरोध के लिए विरोध है या सही में विरोध है? मैं आपको बता रहा हूँ, अभी इस बजट को आप देखिए, प्राइवेटाइजेशन करने का बजट है, प्राइवेटाइजेशन करने का बजट है, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन, LIC का प्राइवेटाइजेशन, बेचेंगे LIC को, उसके साथ साथ में राजस्थान के लिए बहुत बुरी खबर है, वो आपको भी नहीं पता चला है। LIC का फंड था IDBI बैंक में, IDBI बैंक का फंड। राजस्थान के थर्मल प्लांट जो सूरत में है, सूरत घाट और कोटा में, वो बंद किए जाएंगे, इसमें घोषणा कर दी गई है। वो कितना बड़ा नुकसान राजस्थान को होगा उसका भी आकलन जरा राजस्थान के बेटे करें आप, कि हमारा कितना बड़ा रोजगार जाएगा। थर्मल प्लांट को बंद करने की घोषणा इन्होंने कर दी आज, कि जिनसे कोयले की धुआं निकल रहा है। लेकिन ये अपने मित्र को जो अडानी जी है उनको 15% की पावर जनरेशन के लिए छूट दे दी, बाकी सेक्टर में क्यों नहीं छूट दी है? आप समझते नहीं बजट के पीछे कौन चलते हैं? ये पूंजीपतियों का बजट है भाई साहब, कोई गरीब आदमी का बजट नहीं है। क्या दे दिया आम आदमी को? अभी पिछले दिनों में महंगाई जबकि 2.5% फिर पहले 20 लाख के ऊपर 30% था। सरकार जो है सरकार को भाई साहब सुनिए भंवर साहब, आपका कंफ्यूजन दूर तब होगा। 30% देश को भंवर साहब आपकी दिक्कत ये सुनते ही नहीं है आपका। ठीक है, एक मिनट आपका कंफ्यूजन टैक्स को बहुत ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा है, तो ये सारे लोग ये समझाएंगे आपको, आप कितने सारे लोग हैं, सबको मौका दीजिए। 20 लाख में नहीं था, अब रुक जाइए सर 10 लाख के ऊपर था। अरे 10 लाख में था, बहुत बड़ा सवाल है सर, ये कह रहे हैं बहुत बड़ा सवाल किया इन्होंने। 10 लाख के ऊपर था, आपको पता ही नहीं है। देखिए क्या हुआ कि सबसे बड़ा LIC का अगर छोटा सा टुकड़ा सरकार बेच पूरी भी बेच दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज जहां पर सबसे ज्यादा पैसा LIC, क्योंकि सरकार लॉ एंड ऑर्डर, शिक्षा और चिकित्सा, इन 3 महकमे के अलावा किसी में इंटरफेयर करना ही नहीं चाहिए सरकार को, ये मेरा मानना है। बिकॉज अगर प्राइवेटाइजेशन कर रही है सरकार, करे भले ही, लेकिन उसको स्पष्ट करे सरकार, कंट्रोल पावर भी होना चाहिए, कंट्रोल के नाम करे। 20% मैं खत्म करूं। एक्चुअली क्या है, आप रेलवे को आप बेच रहे हैं, बेचो कोई दिक्कत नहीं है, सोलर प्लांट लगा रहे हैं, वो प्लांट जा रहे हैं, रेलवे को कौन बेच रहा है? उनको कहीं रेलवे को तो उल्टा अच्छा है, एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, रेलवे में इनकम जनरेट हो रही है। देना पड़ेगा भाई साहब, सबसे बड़ी बात समझो, आप मीडिया को बताओ, किराया दुगना देना पड़ेगा। तेजस का किराया सर तो कोई आपको घर के थोड़ी ना कह रहा है, कोई कह थोड़ी ना रहा है कि आप उसी में चलिए। तो वो अफोर्डेबल लोग हैं ना, उनको जल्दी जाना है। 5 मिनट पहले भाई साहब, क्या बेवकूफ बना भंवर जी, सर 5 मिनट का अंदर अफोर्डेबल फैसिलिटीज भी हैं, फैसिलिटीज है सर, सब कुछ लोग फ्लाइट से जाते हैं, वो तो पैसे देने वाला जाएगा। भंवर जी रुकिए, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन आम जनता का परिवहन है। सुनिए सरकार जो है कल्याणकारी सरकार है, उसकी सर जिम्मेदारी है सुनिए जनता को सर, परिवहन के साधन उपलब्ध भंवर जी रुकिए सर, आप रुकिए, अरे सर रुकिए सर, डबल किराया अरे रुकिए सर, रुकिए सर, चिल्लाने से बात सही नहीं हो रही। किसान का सामान ले जाने के लिए प्राइवेट ट्रेन, भंवर जी जो सरकारी ट्रेन क्यों नहीं चले? भंवर जी, मैं ये कहना भंवर चाह जी, रहा हूं, भंवर जी। किसान का सामान ले जाने के लिए इसमें बजट में दिया है। अरे सर अब रुकिए प्लीज, अदरवाइज म्यूट करना पड़ेगा सर, बाकियों को भी मौका दीजिए। पानी चाहिए सर, पानी चाहिए, चाय चाहिए। अच्छा सुनिए सर, ठीक है अब रुकिए सर, दूसरों को बोलने दीजिए सर। एक मिनट, अब एक चीज, आप बहुत देर से मैं आपको सुन रही थी। ठीक है सर बताइए। लेकिन जो इकोनॉमिक, एक मिनट को जरा सा इनसे पूछ लूं, आपको पता है कि रेलवे की अर्थव्यवस्था भी है क्या, या पिछले कितने सालों से क्या अर्थव्यवस्था है? देबोराय कमेटी कब बनी थी, उसने क्या सिफारिश क्यों बनवाई गई थी, आपको पता है क्या? सरकार आप लोगों को पता नहीं क्या दिक्कत है कि कोई ऑप्शन उठाया जाए। ठीक है, वैसे भी वामदल को सुनने वाले बहुत कम हैं, लेकिन ठीक है रुक जाइए, राधे श्याम जी, भंवर जी अब रुक जाइए प्लीज सर, भंवर जी, भंवर जी, भंवर जी रुक जाइए, सर रुक जाइए, सर रुक जाइए, रुक जाइए। देखिए सुबह से जितने देश के मीडिया चैनल है वो केवल टैक्स को दिखा रहे हैं, और कोठारी साहब के साथ जानना चाहूंगा, बात रोजगार की, व्यापार की है। हम इस टैक्स को रोज करेंगे, जब इनकम होगी तो टैक्स ज्यादा देगा आदमी। जब पैसा आएगा तभी तो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तभी तो रोजगार होगा। मूल जो फोकस है, अहम बात बताने जा रहा हूँ, एक मिनट सिर्फ, एक मिनट, मूल जो फोकस होना चाहिए था वो रोजगार, व्यापार ठीक कैसे, देश की आर्थिक स्थिति इसमें मंदी चल रही है, तो जो कृषि क्षेत्र हमारा, उसके बाद में दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर है देश में कुटीर उद्योग।
जिसमें खादी, बुनकर, हैंडलूम, इनके लोगों के लिए जो पहले बजट में जो प्रावधान होता था वो केवल 1000 करोड़ का किया। मैं समझता हूँ इस देश के अंदर अगर आपको रोजगार देना है तो जो परंपरागत जो हमारे उद्योग धंधे थे, जिस प्रकार हैंडलूम थी, खादी थी, उनके बुनकरों को जो हम छूट देते थे, रिबेट देते, उसी देश में वो रोजगार का वातावरण बनता था। अच्छा, मुझे सच बताइए, जो पहले का बजट था क्या उसमें छूट नहीं दी गई थी? उसकी बजट की छूट दी लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अभी कागज तो बिना बढ़ा रहे हैं। तो सर ये भी बजट कल इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। मैं आपको ये भी नहीं हो रहा है कल इम्प्लीमेंट। मैं आपको ईमानदारी से बताना चाह रहा हूँ, मेरे मन से साहब बहस करने की इच्छा नहीं है, मैं बिल्कुल स्पष्ट बता रहा हूँ आपको। ठीक है सरीन साहब, लेकिन एक सवाल है ठीक है, इनका सवाल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने कोई स्पेसिफिक प्रावधान नहीं किया। सरीन साहब देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार फोकस कर रहे हैं। आप कोई भी बजट उठाइए मोदी सरकार का, पिछली और अभी, सबसे ऊपर एक लाइन होती है इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस। और कितना टाइम लगे, क्योंकि सर स्थिति अब ऐसी नहीं है, वेट एंड वॉच की सिचुएशन। एक बात, एमएसएमई सेक्टर के लिए बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन ऐसे बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। आरबीआई ने जब 10,000 करोड़ के बॉन्ड फंड की बात कही थी, तो एटलीस्ट आरबीआई की बात तो हम मानने की सिचुएशन में थे कि नहीं थे? देखिए मैं आपको बताऊं, आप सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कीजिए। मैं आपको एक उदाहरण के साथ चालू करूंगा। आज राष्ट्रीय राजमार्ग योजना अटल सरकार द्वारा चालू की गई, उसका इफेक्ट आज नजर आ रहा है। कितने सालों बाद इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई भी प्रोजेक्ट 10 से 15 से 20 साल से कम नहीं हो सकता। आज आप जो सड़क पे गाड़ी लेके निकलते हैं तब आपको पता लगता है कि हाँ, अटल जी ने जो योजना चालू करी थी उसका लाभ है इस देश को। तो ये योजनाएं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात इसलिए की जाती है कि आने वाला भविष्य सरकार कोई भी हो, अरे सर आपकी सरकार को तो नकार दिया, आपकी पार्टी को विश्व में नकार दिया आपकी पार्टी को, तो इसलिए आप तो मत बोलिए। बाकी 2.83 लाख करोड़ कृषि में आएगा और कितने सेक्टर्स में कितना पैसा आएगा वो सब अच्छा है, फैसिलिटी मिली है ना, पैसा फैसिलिटी मिली है। और अब आपको मोदी सरकार की पिछली सरकार के अंदर प्रीपेड मीटर लग जाएंगे और आपको एडवांस पूंजीपतियों को पैसा देना पड़ेगा। तो आप काम किसके लिए कर रहे हो? पूंजीपतियों के लिए, गरीब आदमी के लिए। आप एक बात बताइए, टोल पे जब जाते तब पैसा दे देते थे, आप पहले दो पैसा भाई, क्यों? अरे साहब एक बात बताइए, सड़क नहीं होगी तो ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा? ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो माल मार्केट में पहुंचेगा कैसे? उसकी खरीद कैसे होगी? आज की पॉपुलेशन को पैसा देने में प्रॉब्लम नहीं है, फैसिलिटीज चाहिए उसको। सुनिए सर, भंवर जी सुनिए तो सर प्लीज सुनोगे नहीं तो बोलेंगे सर, प्लीज एक बार सुनिए। एक तो सर प्लीज सबको मत टोकिए, और दूसरा ये कि आप ये जो जिस तरीके से बोल रहे हैं ना सर, कोई उसका फैक्ट तो होनी चाहिए ना। आप ये सुनिए सर, प्लीज सुनिए एक बार सुनिए सर प्लीज। आपने पहला एलिगेशन लगाया कि रेल को प्राइवेटाइज कर दिया गया, सिर्फ कुछ सर सुन लीजिए सर। दूसरा आपने आरोप लगाया कि जो टोल टैक्स है उसका पैसा आपसे एक्स्ट्रा पहले लिया जाता है। आप मुझे बताइए कि आप किसी टोल पर जा रहे हैं, अगर उस टोल तक आप नहीं पहुंच रहे, क्या आपके अकाउंट से पैसा कट रहा है? अरे सर मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या कट रहा है? आपके बैंक अकाउंट के अंदर पैसा है? सर मैं पूछ रहा हूँ बैंक सर क्यों डालना पड़ेगा आपको? क्यों डालना पड़ेगा आपको? क्यों डालूं? मैं जाऊं जब दे दूं ना, तो दीजिए ना। आप जब उस टोल पर जाना चाह रहे हैं उससे पहले अकाउंट में डाल दीजिए। क्या लॉजिकल बात है सर? अरे गलत, बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा सर। सर देखिए, विरोध कीजिए, लेकिन पब्लिक क्या सोच रही है? सर पब्लिक तक आप गलत चीजों को मत पहुंचाइए। नहीं गलत चीज फैक्ट्स की बात करते, बजट में जो फैक्ट्स हैं। आपकी गाड़ी अगर टोल पे 10 मिनट रुकती है तो कितना डीजल पेट्रोल खर्च होता है? वो देश का और आपका नुकसान नहीं है क्या? अभी भी रुक रही है। अगर आपको जाना है आप ऑनलाइन 100 रुपए का पेमेंट ठीक है सर, आप बहुत दूसरे मुद्दे पर चले गए। अभी हम एमएसएमई सेक्टर की बात कर रहे थे, क्योंकि 50% हमारी अर्थव्यवस्था उस पर डिपेंड करती है। हमारे ग्रामीण अगर अर्थव्यवस्था की बात करें, कारोबार की बात करें, तो उसी में आता है। ठीक है, उनकी बैकबोन टूट गई थी नोटबंदी के बाद से। उनको बूस्ट अप करने के लिए जितना ये रखा गया 27,000 करोड़ का, क्या वो सफिशिएंट आपको लगता है? 27,000 करोड़ के अलावा एमएसएमई को पिछली बार टैक्स में छूट भी दी थी, और इस बार उनको टैक्स एग्जम्पशन 44AB से दे दी है, अगर वो 95% तक चेक से या ऑनलाइन डीलिंग करते हैं तो ये भी बहुत बड़ा एमएसएमई सेक्टर को धीरे धीरे सपोर्ट किया जा रहा है। एक चीज छोटे व्यापारी थे, ट्रांसपेरेंट हुई चीजें बेहतर है, अच्छी है। कोठारी जी आप भी इससे सहमत होंगे कि अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे जाते तो बेहतर है, लेकिन मार्केट के लिए छोटे व्यापारी उनके पास कैश होना जरूरी है ना? हाँ, वर्किंग कैपिटल न्यू स्टार्टअप के लिए अलग से पैसा रखें। नोटों का चलन बढ़ा भारत में, ठीक वही वो बहुत जरूरी है व्यापार के लिए, शायद छोटे उद्योगों के लिए। कोठारी जी, तो उसके लिए भी कुछ एक कोशिश होनी चाहिए थी। पहले मैं तो
मुझे समझ में नहीं आ रहा हम चर्चा क्या कर रहे हैं। हम बजट को समझ रहे हैं या किसी पंथ को समझ रहे हैं या किसी दल को समझ रहे हैं। पहले अपना मैंडेट तो बता दीजिए कि हम लोग यहाँ किस लिए इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि हम सब उसमें शरीक हो जाए जो इस चर्चा का हिस्सा ही नहीं है आपका, ठीक है ना। भंवर सिंह जी कुछ कह रहे हैं, उनको हम सुनना नहीं चाहते, वो दबाते हैं, गलत बात है। आपको बोलिए, आप इस पर राय रखिए। आपका मैंडेट बहुत क्लियर होना चाहिए कि भाई बजट और मैं, बजट और इंडस्ट्री, बजट और एग्रीकल्चर एंड बजट और हम, तो शायद हम बात करें, मजा भी आएगा आपको, ठीक है ना। आपने जो बात उठाई है MSM की, MSME की, देखिए आप निश्चित मान के चलिए, जापान हो चाइना हो, उनके ग्रोथ में जो रोल MSME का है वो निश्चित रूप से अप्रिशिएबल है। हमारे देश में ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं फिर आपको निवेदन कर रहा हूँ कि कोई भी इंडस्ट्री जो सब्सिडी, जो ग्रांट और जो रिबेट पे डेवलप होती है, जिस दिन वो सब्सिडी रिबेट खत्म होती है, इंडस्ट्री भी कोलैप्स हो जाती है। हमने RFC का हाल देखा है, रिको का हाल देखा है, हमने इंसेंटिव दे के इंडस्ट्री लगाई, इंडस्ट्री विड्रॉ हुए, कंपनी बंद हो गई है। कोई भी इंडस्ट्री डेवलप होती है अपनी कॉम्पिटेंस के ऊपर, अपनी क्वालिटी के ऊपर। हम निर्यात को बढ़ाने की कितनी कोशिश कर लें, हमारे हिंदुस्तान का निर्यात मोस्टली ड्रिवन बाय व्हाट, एक्सपोर्ट सब्सिडी के ऊपर, नॉट ड्रिवन बाय क्वालिटी। और आज भी औसत हिंदुस्तान का निर्यात वो रिजेक्ट होता है, क्यों? क्योंकि क्वालिटी पे खरा नहीं उतरता है, तो उसको हम लोग थ्रू सब्सिडी के थ्रू एक बहुत चीपर रेट में बेचने की कोशिश करते हैं। सो कोशिश क्या करनी चाहिए? यू शुड बिल्ड द कैपेसिटी, स्ट्रेंथन द टेक्नोलॉजी एंड देन आस्क देम टू एंटर द मार्केट। हम उसको झुंझुना पकड़ा देते हैं, भाई तू बीमार हो गया, चल तू चल मत, हम तेरे को यही इंजेक्शन ठोक देते हैं। यू हैव टू डेवलप द इंडस्ट्री टू स्टैंड इट्स ओन फीट। वो हम लोग नहीं कर रहे, अप्रोच नहीं हमारी। और जहाँ तक रही, मैं वो फिर कह रहा हूँ सर, नए नए प्रोग्राम लोग ले आते हैं, सबमिशन सर विद्या साहब, कोई भी 2 प्रोग्राम पकड़ लीजिए, उसमें लॉजिकल एंड तक लेके जाइए। आज 6 साल हो गए जयपुर दिल्ली का नेशनल हाईवे आपका नहीं बना है। अटल जी को शायद तकलीफ हो रही होगी, कहीं बैठे होंगे। सर पहले से तो अच्छा है, पहले तो सिंगल रोड थी, 4 लेन 6 लेन 8 लेन भी तो कर रहे हैं सर, और आप बाकी पूरे हिंदुस्तान में घूमिए। ठीक है सर, सबको मैं रोकना चाहूंगा। एक बड़ी खबर इस वक्त की हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। दरअसल दिल्ली के शाहीन बाग में